हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे तमाम दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कल हमने एक सर्वे चलाया था कि कैसे कुछ ग्रह या तो दुस्थानों में होते हैं या फिर किसी बुरे दोष में दूसरों के साथ आपको चैलेंजेस दे सकते हैं। और इसी रोशनी में हमने पूछा था, यानी मैंने पूछा था कि कैसे या आपके ख्याल में किससे ज्यादा चैलेंजेस मिलेंगे। क्या कोई मैलेफिक दुस्थान में छठे, 8वें या 12वें भाव में आपको बड़ी परेशानियां देगा, बड़े चैलेंजेस देगा, या कोई बेनिफिक दुस्थानों में देगा बड़े चैलेंजेस, या कोई बेनिफिक जो मैलेफिक के साथ रखा हो वो देगा बड़े चैलेंजेस, या फिर कोई मैलेफिक किसी दूसरे मैलेफिक के साथ मिलकर कंजंक्शन में देगा बड़े चैलेंजेस, या शायद लग्न लॉर्ड किसी टफ दोष में, किसी बुरे दोष में, चाहे वो सैटर्न के साथ हो या राहु के साथ या फिर केतु के साथ, वो देगा बड़े चैलेंजेस। अब वजह जो मैंने ये सवाल पूछा या इसको एक पोल की सूरत दी, वो ये कि बहुत बार मैं देखता हूँ कि किसी भी वीडियो में जो मैं बनाता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखते रहते हैं कि मेरा लग्न लॉर्ड दुस्थान में है, मेरी जिंदगी खराब है, मेरा ये ग्रह केतु के साथ है, मेरा वो ग्रह राहु के साथ है, तो मेरी जिंदगी पागल हो गई है, और ये बुरा दोष मेरी कुंडली में है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। तो ये बड़े बड़े अल्फाज एक तबाह जिंदगी को दिए जाते हैं। अब सच्चाई से ये बहुत दूर की बात है कि जब आपको आपकी कुंडली में टफ प्लेसमेंट्स दिए जाते हैं तो वो इसलिए नहीं होता कि आपकी जिंदगी को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, या तोड़ फोड़ कर देने वाली ताकतें बन जाएं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप पहले ही गलत पैर पर चल पड़े हो। आपकी जिंदगी बर्बाद होने के लिए नहीं है। जोडियाक आपको एक मौका देता है, एक अवसर देता है, आपको संभावनाएं और इम्कानात देता है ताकि आप और ज्यादा कर सको। और इसी रोशनी में एक टफ कंजंक्शन, एक टफ प्लेसमेंट दो चीजों में से एक हो सकता है। या तो ये प्लेसमेंट आपका कर्ज उतारने के लिए है जो आपने कुछ लोगों, कुछ रिश्तों, कुछ चीजों के मामले में लिया हुआ है और इसलिए आपको वो उतारना है, या फिर ये आपके लिए एक टेस्ट है कि आप किसी सूरत-ए-हाल में कैसा परफॉर्म करोगे। और ये टेस्ट इसलिए है कि आप अपने कर्मों को बेहतर बना सको। तो सबसे बड़े चैलेंजेस को सबसे बड़े इनाम मिलते हैं। अगर कुछ आसान है तो आपको उसका कोई बड़ा इनाम नहीं मिलता, लेकिन अगर कुछ मुश्किल है तो आपको उससे बड़े इनाम जरूर मिलते हैं। तो जब आपकी कुंडली या जिंदगी में टफ चैलेंजेस होते हैं तो वो इसलिए होते हैं कि आपका एक बड़ा इनाम आपका इंतजार कर रहा होता है। तो टफ प्लेसमेंट्स से डरने के बजाय तब डरो जब तुम्हें आसान प्लेसमेंट्स मिले, आसान जिंदगी मिले या बेहतर जिंदगी मिले, क्योंकि तब आने वाले सालों में इनाम बड़े नहीं होते और तुम बार बार उसी चक्कर में पड़ सकते हो। जबकि एक टफ प्लेसमेंट तुम्हें इसलिए दिया जाता है या तो अपना कर्माइक कर्ज उतारने के लिए, जो अच्छी बात है, तुम अपना बोझ हल्का करते हो, अपनी आत्मा का बोझ हल्का करते हो ताकि वो रूहानी तौर पर ऊपर उठ सके, अपने दर्जे में बुलंदी हासिल कर सके। और ये भी एक मौका है तुम्हारे लिए बेहतर कर्म पाने का, बड़े चैलेंजेस की वजह से बड़ा इनाम पाने का। ऐसा क्यों है कि ये इतनी दर्दनाक कहानी है? ये इतना तबाह क्यों है? तुम्हें उन प्लेसमेंट्स की वजह से बर्बाद क्यों होना चाहिए? तो मेहरबानी करके किसी प्लेसमेंट को ज्यादा मत समझो, ये मत सोचो कि जिंदगी तबाह हो गई। और बहुत बार ऐसा होता है कि ज्योतिष हमारे लिए वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। ज्योतिष इसलिए नहीं दिया गया तुम्हें कि वो तुम्हारी जिंदगी में अभिशाप बने, रोड़ा बने या और बड़ा चैलेंज बने। ज्योतिष हमें एक साइन की सूरत में दिया गया है, एक कला की सूरत में दिया गया है, ताकि हम उस कला या साइन का इस्तेमाल करते हुए जिंदगी के सफर को आसानी से तय कर सकें और उसका इस्तेमाल आने वाले सालों में बड़े अवार्ड्स, बड़े इनामों को हासिल करने के लिए कर सकें। तो हमें ज्योतिष को ऐसे देखना चाहिए, ना कि चैलेंज की तरह, अभिशाप की तरह या तबाही की तरह। ये हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने प्लेसमेंट्स को पहचान सकें, सिग्नल्स को, साइंस को, इम्कानात और संभावनाओं को, और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, नुकसान के लिए नहीं।
ये जानना बेहतर है कि आने वाला चैलेंज हम पर क्या आ रहा है, आने वाली मुसीबत क्या है, ताकि हम अपना बचाव कर सकें और असल में उस पर सुधार करके कुछ कर सकें और अच्छे कर्मों के जरिए हम बड़े इनामों के हकदार भी बन सकते हैं। उन लोगों के मुकाबले जो अपनी जिंदगी बिना सोचे समझे जीते हैं, हमें एक मौका दिया जाता है कि हम अपनी कुंडली के प्लेसमेंट्स को देखकर, समझकर, उस कर्ज को समझकर जिसे उतारना है, अपने कर्मों को बेहतर बनाए ताकि हमें मोक्ष तक पहुंचने का मौका मिले, निजात पाने का मौका मिले। तो तुम्हें उन प्लेसमेंट्स की चिंता क्यों करनी चाहिए? वो हमसे बेहतर जिंदगी जीते हैं। अगर हम कुंडली देखें और देखें कि प्लेसमेंट्स टफ हैं और उस पर हम अपनी नींद खो दें, अगर हालत ये है तो ज्योतिष छोड़ दो। कुंडली क्यों देखना चाहते हो? अपनी जिंदगी बिना सोचे जियो और फिर उसे ज़ोडियाक के हवाले कर दो। अगर तुम अपने प्लेसमेंट्स देखने जा रहे हो, उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, ज्योतिष को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करो, वरना ज्योतिष छोड़ दो। ये एक गुजारिश है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ अपने कर्मों को नुकसान पहुंचा रहे हो, उस बड़े इनाम और अपनी आत्मा के बड़े उत्थान के मौके को नुकसान पहुंचा रहे हो जो ज़ोडियाक तुम्हें दे सकता है। तो कमेंट सेक्शन में ये लिखना बंद करो कि मेरी जिंदगी तबाह है, मेरी जिंदगी बर्बाद है, ये ग्रह खराब हो गया। कुछ भी सिर्फ ज़ोडियाक की वजह से खराब नहीं होता, वो इसलिए खराब होता है क्योंकि हमारे रिएक्शन खराब होते हैं। उन प्लेसमेंट्स के प्रति हमारे रिएक्शन सकारात्मक नहीं होते। और अगर तुम किसी चैलेंज से गुजर भी रहे हो तो उसे इस तरह देखो कि हमें जिंदगी के किसी खास मामले में, किसी रिश्ते में अपना कर्ज उतारना है और अपना बोझ हल्का करना है। इसमें बुराई क्या है जब हमें कोई बोझ हल्का करने का, वो अनावश्यक सामान जो हम बहुत अरसे से ढो रहे हैं, उसे उतार फेंकने का मौका दिया जाता है। तो मेरा ये पोल करने का आइडिया था कि कुंडली के चैलेंजिंग प्लेसमेंट्स के कुछ डरों को दूर किया जाए। बेशक कोई भी कुंडली आदर्श नहीं होती, हर कुंडली के अपने चैलेंजेस होते हैं। बहरहाल टफ प्लेसमेंट्स को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम उन्हें सकारात्मक नजर से देखो, हमें दिए गए मौके का फायदा उठाओ और ये समझो कि हर बादल पर एक चांदी की लकीर होती है, यहाँ तक कि टफ प्लेसमेंट्स पर भी। और इसी रोशनी में मैंने सवाल पूछे थे, एक मैलेफिक का दुस्थान में होना, एक बेनिफिक का दुस्थान में होना वगैरह। तो चलो सीधे इसमें कूदते हैं और हर प्लेसमेंट को कुछ मशहूर हस्तियों की जिंदगी के जरिए देखते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ टफ प्लेसमेंट्स होने के बावजूद, जहां वो रुकावटों और चैलेंजेस का सामना भी करते थे, फिर भी वो सकारात्मक तरीके से उनका बेहतरीन इस्तेमाल करने में कामयाब हुए। तो चलिए पहले देखते हैं एक बेनिफिक ग्रह के दुस्थान में होने को, और इसके लिए मैं जीनियस एलोन मस्क की कुंडली ले रहा हूँ, जो टेस्ला और स्पेस एक्स के पीछे का व्यक्ति है। एलोन मस्क की कुंडली में तुम पाओगे कि चंद्रमा, जो उनका 5वां लॉर्ड है, दुस्थान में यानी छठे भाव में रखा है। अब इस वजह से कुछ चैलेंजेस उनकी जिंदगी में आए। क्योंकि चंद्रमा 5वां लॉर्ड है, इस नाते उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया। उनका पहला बच्चा मर गया और उसके बाद उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ी ताकि बच्चे पैदा कर सकें। हालांकि उनके कई बच्चे हैं अपना पहला बच्चा खोने के बाद, लेकिन अपनी तलाकों की वजह से उनकी बच्चों पर संयुक्त कस्टडी है और उनकी बच्चों तक पूरी पहुंच नहीं है। दूसरा, क्योंकि 5वां भाव रोमांस का भी घर होता है, तो हम जानते हैं कि उनकी पहली शादी तलाक में खत्म हुई, उनकी दूसरी शादी भी तलाक में खत्म हुई। असल में उन्होंने उसी औरत से 2 बार दोबारा शादी की, फिर से उससे अलग हो गए। फिर वो किसी एक्ट्रेस के साथ दूसरे रिश्ते में पड़ गए, जहां उन पर बेवफाई का इल्जाम लगा और वो रिश्ता भी टूट गया। और असल में एक कनाडाई आर्टिस्ट के साथ अपने चौथे रोमांस में उनकी मौजूदा सूरत-ए-हाल जैसी वो बताते हैं, वो ऐसी है। तो उनका 5वां लॉर्ड चंद्रमा, जो एक बेनिफिक है, छठे भाव में दुस्थान में जाकर निश्चित तौर पर उनके लिए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं, उनकी जिंदगी में और बच्चों के मामले में, उनकी किस्मत में भी। हालांकि चंद्रमा रचनात्मकता और नवाचार, इनोवेशन के कराका हैं, और छठे भाव में होकर चंद्रमा ने उनसे बड़ी मानवता की सेवा करवाई है,
एक बहुत ही नवाचारी तरीके से, जिसमें वो कुछ ऐसा कर पाए जो वो पसंद करते हैं, करना चाहते हैं, टेस्ला कार बनाना और स्पेसएक्स भी। तो एक बेनिफिक के दुस्थान में होने और अपनी जिंदगी के कुछ मामलों में चैलेंजेस झेलने के बावजूद बड़े हद तक अपनी सकारात्मकता और सुनिश्चित प्रेरित मेहनत की वजह से वो एक बेनिफिक के दुस्थान में होने को पूरी मानव सभ्यता के फायदे में इस्तेमाल करने में कामयाब रहे हैं। अब देखते हैं बराक ओबामा की कुंडली में ग्रहों के प्लेसमेंट्स को। बराक ओबामा का शुक्र, जो एक बेनिफिक ग्रह है, छठे भाव में एक दुस्थान में रखा है। हालांकि इसके बावजूद हम जानते हैं कि उनकी मिशेल ओबामा के साथ बहुत ही कामयाब रोमांटिक शादी हुई और इस यूनियन से उनकी 2 बेटियां भी हैं। और ये इसलिए है क्योंकि शुक्र के छठे भाव में होने के बावजूद मिथुन राशि में, जो कि बुध की राशि है, बुध खुद 7वें भाव में रखा है, जबकि वो 9वें भाव लाभ का भाव का स्वामी है। दूसरा, उनका 7वां लॉर्ड चंद्रमा 5वें भाव में ऊंची राशि एक्साल्टेशन में रखा है। तो बुध, जो 9वें भाव का मालिक है, अपने मूल त्रिकोण राशि से 11 भाव दूर रखा है। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कर्क से भी 11 घर दूर रखा है, लेकिन ऊंची राशि में भी है। तो शुक्र के छठे भाव में होने के बावजूद उनकी एक शानदार लव मैरिज है। तो किसी एक अकेले प्लेसमेंट को देखकर और उसे तबाही मानकर चलने के बजाय हमें दूसरे प्लेसमेंट्स का तोल भी देखना चाहिए। फिर देखते हैं एक मैलेफिक के दुस्थान में होने को। मंगल, जो चौथे भाव घरेलू जीवन और 11वें भाव लाभ का स्वामी है, वो दुस्थान में यानी 8वें भाव में रखा है। इसी वजह से उनका घरेलू जीवन, शुरुआती घरेलू जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा। हालांकि वो हवाई में पैदा हुए थे एक केन्याई बाप के यहाँ, उनका परिवार इंडोनेशिया शिफ्ट हो गया और वो अपने शुरुआती सालों में इंडोनेशिया में बड़े हुए। फिर वो वापस अपने नाना नानी के पास चले गए, जबकि उनकी माँ इंडोनेशिया में ही रहती रहीं। फिर उनकी माँ कैंसर से मर गईं और उनके पिता एक दुखद कार दुर्घटना में मारे गए। तो चूंकि उनका चौथा लॉर्ड 8वें भाव में था और 8वें लॉर्ड का सूर्य, जो सन से सुन बदला गया है, अपने आप में अच्छी स्थिति में था, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता दोनों को दुखद हालात में खो दिया। हालांकि दूसरी तरफ मंगल राहु के साथ रखा होने से उन्हें एक मजबूत अंगारक योग भी दिया और उस वजह से 11वें लॉर्ड होने के नाते वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सके और उन्हें नाम, शोहरत, ताकत और असरदारी भी हासिल हुई। दूसरा, मंगल एक मैलेफिक है जो दूसरे मैलेफिक राहु के साथ मौजूद है, वो भी 8वें भाव में। अक्सर मैलेफिक दुस्थानों में छठे, 8वें और 12वें भावों में बुरा नहीं करते, हालांकि वे एक बड़ी समस्या बन सकते हैं जब वे किसी दूसरे मैलेफिक के साथ हों। बहरहाल, अगर कोई इन ऊर्जाओं को सकारात्मक और रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करता है तो वो अपनी जिंदगी के शुरुआती चैलेंजेस और रुकावटों को भी पलटकर अपने फायदे में बदल सकता है, अगर हम प्लेसमेंट्स को अच्छी तरह समझें। एक और बेनिफिक का 8वें भाव में जाना, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुंडली है, जो मशहूर फुटबॉलर है और जिसने कई पुरस्कार जीते हैं। अगर आप देखें, उनका छठा लॉर्ड चंद्रमा 8वें भाव में रखा है। ये एक विपरीत राजयोग का प्लेसमेंट है। छठा भाव प्रतियोगिता का भी होता है और 8वें भाव में रखा होकर अपनी ही राशि में और बृहस्पति जुपिटर की दृष्टि में होकर चंद्रमा के साथ एक गजकेसरी योग बनाता है, जिससे वो एक खेल के माहौल में सारी रुकावटों को पार कर सके, जो कि छठे भाव का प्रतिनिधित्व भी है, और सारी प्रतियोगिता को निडर नवाचार, अपने फुटबॉल कौशल, अपनी रचनात्मकता से हराकर वो अपने युग के सबसे मशहूर खेल सितारों में से एक बन सके। हालांकि एक बेनिफिक और लग्न लॉर्ड बृहस्पति, जो एक मैलेफिक सूर्य के साथ रखा है, वो भी मकर राशि में, जो नीच की राशि है, वहां रखा है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई रोकनी पड़ी, क्योंकि बृहस्पति पढ़ाई के कराका है बुध के साथ। तो जहां एक नीच बृहस्पति की वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई, वहीं एक मजबूत चंद्रमा दुस्थान में होकर उन्हें खेलों के क्षेत्र में दौलत और सफलता हासिल करने देता है। अब देखते हैं लग्न लॉर्ड के ही एक टफ कंजंक्शन में, एक टफ दोष में प्लेसमेंट को।
ये सबसे कठिन प्लेसमेंट्स में से एक हो सकता है। यहाँ तक कि किसी मैलेफिक के दुस्थान में होने या किसी दूसरे मैलेफिक के साथ कंजंक्शन में होने या किसी बेनिफिक के दुस्थान में होने से भी कठिन। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न लॉर्ड कुंडली का सबसे अहम ग्रह होता है। ये मेहुल चोकसी की कुंडली है, जो बदनाम भारतीय कारोबारी है। एक ज्वेलर भी जो स्टॉक मार्केट स्कैम में फंसा था, वो भागकर वेस्ट इंडीज चला गया, जहां से उसके भारत प्रत्यर्पण का इंतजार है। वित्तीय अपराधों की वजह से उसके प्रत्यर्पण की वजह ये है। यहाँ पर बुध केतु और चंद्रमा के साथ 9वें भाव लाभ का भाव में रखा है। 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा का भी होता है और मीन राशि में, जिसमें 12वें भाव की ऊर्जाएं भी होती हैं। इसलिए वो परदेश में फायदे नहीं उठा सका, क्योंकि केतु ने परदेश में सुरक्षित रहने को नकार दिया। और कारोबारी माहौल में जिसका प्रतिनिधित्व बुध करता है, बुध कारोबार का कराका है, जबकि बुध उनका 12वां भाव भी चलाता है। तो चंद्रमा एक टफ दोष में केतु के साथ है, जबकि बुध मीन राशि में नीच का होने के कारण वो एक अपराधी के रूप में पहचाना गया और अब उसके प्रत्यर्पण का इंतजार है। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने समझदारी से काम नहीं लिया। उसका बृहस्पति 5वें भाव में वृश्चिक राशि में, जबकि 9वें भाव में चंद्रमा बुध और केतु पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे बुध का एक नीच भंग हो रहा है और 9वें भाव में चंद्रमा को मजबूत कर रहा है और केतु के चैलेंजेस को कम कर रहा है। फिर भी क्योंकि वो भाग गया, वो किसी दूसरी औरत के साथ एक और गठबंधन कर बैठा, जो आखिरकार मुखबिर बन गई और जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। तो अगर उसने समझदारी से काम लिया होता, राहु की मशीनरी में न फंसा होता, तो वो बेहतर सूरत-ए-हाल में होता। तो अगर आपके पास लग्न लॉर्ड का कोई टफ और चैलेंजिंग प्लेसमेंट किसी बुरे दोष में है, हालांकि अगर आपके पास उस प्लेसमेंट पर किसी बेनिफिक की दृष्टि का कोई बचत रूप भी हो, और फिर भी अगर आप उस बेनिफिक दृष्टि का इस्तेमाल नहीं कर रहे और आपको गुमराह किया जा रहा है, आप सूरत-ए-हाल का गलत अंदाजा लगा रहे हैं, तो आपको लंबे समय में निश्चित तौर पर बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो यारों, इस तरह से तुम्हें बेनिफिक्स को दुस्थानों में रखा हुआ, मैलेफिक्स को दुस्थानों में या बुरे कंजंक्शन में रखा हुआ देखना चाहिए। सबसे कठिन प्लेसमेंट्स वो हो सकते हैं जहां लग्न लॉर्ड किसी टफ दोष में दुस्थानों में हो, वो भी दूसरे मैलेफिक्स के साथ। हालांकि कुंडली में तुम्हें काफी तोल दे दिया जाता है, किसी दृष्टि के जरिए, किसी डिग्री के जरिए, किसी प्लेसमेंट के जरिए, किसी डिग्निटी के जरिए, ताकि तुम इन टफ प्लेसमेंट्स के होते हुए भी आसानी से बच निकल सको। अगर तुम अपना कर्मायिक कर्ज उतारने को तैयार हो, अगर तुम समझदारी से काम लेने को तैयार हो और अगर तुम उस प्लेसमेंट को नकारात्मक लेने के बजाय एक चैलेंज के तौर पर लेने को तैयार हो, तो दोस्तों अपनी कुंडली में देखो और समझो मैलेफिक्स और बेनिफिक्स के प्लेसमेंट्स को कहाँ तुम्हारा लग्न लॉर्ड रखा है, और उस पोजीशन को अपने नजरिए में ज्यादा तोल देकर देखो, ना कि उसे तबाही और बर्बादी का दर्जा दो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी तरफ से कोई पर्सनल सलाह मशविरा लेना चाहते हो, तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए राब्ता करो। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।